डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा हेडिंग दिया हुआ है बिहार दरोगा के लिए महामैराथन। महामैराथन में हम लोग जो है इसके पहले ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का 3 क्लास या 3 वीडियो आपको मिल गया है। तो इसी प्रकार से भारत के भूगोल का 3 वीडियो और उसी कड़ी में इतिहास का है। तो इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, इसलिए कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो इससे जितना है जो ज़्यादा ज़रूरत का है या इम्पोर्टेंट हमरे समझ से जो है सो उसको देखते हैं कितना इस पर वीडियो बनता है। इसके बाद में मेराइवल का भी कुछ कर देंगे और एंशियंट से भी ज़्यादा, इसके बाद एंशियंट से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है बिहार के जो सब अभी तक परीक्षाएँ जो हुई है। इसके बाद में बिहार स्पेशल भी 1-2 वीडियो आपको मिल जाएगा। परीक्षा से 18 और 21 को है, तो उस क्रम में और जो सब है जितना कम समय में उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप ये आपका पहला वीडियो है या पहला क्लास कहें मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ और भी है से, जैसा कि आप लोग हर बार में हम कह रहे हैं, मेरा नया चैनल शुरू हुआ है जो 15-20 दिनों से है और ऐप जो है से एक्टिव है, ये टोटल जीएस करके। इसे आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इसमें जो है सो क्या उसको प्ले स्टोर में सारा कुछ दिया है। एक फाउंडेशन में हम लोग लगभग 1 वर्ष का रखे हैं। ऐसे 8-9 महीना पढ़ाएंगे आपको 2 घंटा, कभी कभी 3 घंटा भी हो जाएगा। जिसमें सारा कुछ है, ज्योग्राफी का मैप है, ज्योग्राफी है, सारा चीज़ है विस्तृत। आपको लगभग 1 साल लगेगा। उसका फ़ी हम लोग मात्र इतना रखे हैं अभी तत्काल। और इसमें कोशिश कीजिए जो आप लोग जुड़ जाइए। क्लास शुरू हो गया है, 2-3 क्लास हुआ है, तो उसकी चिंता नहीं, वो तो आपको मिलेगा नहीं। इसमें आप देखिएगा प्ले स्टोर में, तो आप देखिएगा जो पूरा आप में से कोई अगर केवल ज्योग्राफी पढ़ना चाह रहा है, जो हमको जान रहे हैं, कोई पॉलिटी जान रहा है, इकोनॉमी, कोई बायोलॉजी, तो वो भी ऐसा छूट दे दिया गया है। उसमें आप वो भी पढ़ सकते हैं। बहुत बच्चे केवल मैप के लिए भी जुड़ चुके हैं, तो मैप का भी क्लास नहीं हम शुरू किए हैं। कुछ और बच्चे उसमें जुट जाते हैं, लेकिन फाउंडेशन कोर्स जो है से 2-3 क्लास हो गया है, आज भी चलेगा। तो यही है तत्काल। और टीचिंग तो हम इतना दिन से कर रहे हैं, जो बहुत बच्चे हम जान भी रहे हैं। जो लोग नए हैं वो थोड़ा इसको देखिए, परखिए और इसमें कोऑपरेट कीजिए। आपका सहयोग हमको चाहिए। जो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वो सब तो आप लोग बेहतर समझते हैं, उसमें कुछ आपका जाता नहीं है। वो सब के लिए हमको भी एक मेहनत करने में लगे, मन लगे, एक अंदर से उत्साह हो जो आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं। और आपके लिए कितना लाभकारी है वो तो आपको देखना पड़ेगा ना। और देखना अपना नज़रिया अलग है। हमारा टीचर है, बीइंग ए टीचर मेरा काम है अधिक से अधिक आपको काम को आसान करके और आपका जो लक्ष्य है परीक्षा पास कर, उसमें ही करना। और तो बहुत बातें होती है, वो तो सब हम नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मेन फोकस है जो आप अच्छा करें और आपके लिए हम थोड़ा कुछ अगर कर पाते हैं तो ही मेरे लिए होगा। तो उसमें उसको देखते रहिए। इस कड़ी में देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, तो सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो इंडो चाइना, हिंद चीन में कौन आए थे? तो इसमें तो कुछ है ना, पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद डच आए, इसके बाद अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, इसके बाद डेनिश आई है। तो क्रम ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। और उसमें जो वास्को डी गामा 1498 में आते हैं, कोचीन जो केरल के तट पर है, वो सब तो आएगा, क्वेश्चन तो मिलेगा। तो इसमें तो कुछ है नहीं। पुर्तगाली आए, इसके बाद में डच आए, इसके बाद अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। तो एक क्रम भी ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कहीं। तो इसमें तो कुछ है नहीं जो आपको ये भी सब ये रटने। इतिहास कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था, तो ये किसका था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और जहांगीर के काल में आया था। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर बोलेंगे हम मध्यकाल में जो क्वेश्चन होगा। गोवा से पहले पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कहाँ थी? तो कोचीन। तो कोचीन में जो बनाया गया था वो 1530 में, ख्याल रखिएगा 1530 में कोचीन में राजधानी बनाया गया था।
ऐसा एक क्वेश्चन और भी है, कौन बनाया, तो वहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर, ठीक है, तो पहला गवर्नर तो ये है, हो गया, ध्यान रखिएगा, ये 1505 से 9 तक है। लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, लेकिन पुर्तगालियों का वास्तविक अगर पूछेगा, वास्तविक माने पुर्तगाली साम्राज्य को स्थापित करने का भारत में श्रेय या वास्तविक, तब जो हो आपका हो जाएगा, यहाँ तो लिखिए दिए, अलबुकर्क जो है से ये है, ये जो है से एक और भी जान लीजिए, ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता था। मतलब व्यापार पर नियंत्रण करना है, मतलब शांत वाटर जल नीति जिसको कहता है। तो शांत का मतलब अगर आप आज न हमारे व्यापार के या ट्रांसपोर्टेशन परिवहन के बहुत सारे मीन्स है, साधन है, जैसे रेल मार्ग है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है, सड़क मार्ग है। लेकिन व्यापार के लिए आज भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि आज भी व्यापार के जितने सारे मीन्स है, साधन है, सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, ये सब, उसमें सबसे सस्ता और सुगम जल मार्ग ही होता है। और भारत का आज भी 2025-26 में भी जो व्यापार होता है विदेशों से 95% से अधिक, निर्भर 97% जल मार्ग से ही होता है। और व्यापार का अल्टीमेट गोल क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो जिसमें आपका परिवहन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा तो स्वाभाविक है आपको अधिक लाभ होगा। तो ये शांत जल नीति के लिए जाना जाता था। अलबुकर्क जो है से भारत में मतलब पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए इसका जो गवर्नर काल रहा, उसमें यह अधिक से भारत की महिलाओं के साथ ही विवाह करने को प्रोत्साहित दिया था। तो सारा कुछ एक साथ बोलते हैं। यहाँ से यही 2-3, अब वास्को डी गामा जो आने वाला है, प्रथम पुर्तगाली 1498 में कोचीन के तट पर पहुँचता है, तो सारा कुछ है। तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर ये, और अलबुकर्क जो है से वास्तविक, मतलब पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक अगर रहेगा तो आप ये मारेंगे। वास्तविक संस्थापक किस चीज़ का? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का। किस घटना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के सूबों का वैध सम्मान? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 का, एक बार इसीलिए लिख दिए हैं डेट, एक बार बीपीएससी में आया था। तो बक्सर का युद्ध आप जानते हैं, प्लासी का युद्ध जो आएगा एक जगह, तो ये 23 जून को है, ये पूछ चुका है। तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में 22 अक्टूबर को होता है। और बक्सर का युद्ध जो होता है, एक तरफ जो होते हैं, कौन होते हैं? अंग्रेज। इसका जो नेतृत्व करता है हेक्टर मुनरो। ये सब आएगा क्वेश्चन। और यहाँ पर जो है इसमें 3 समकालीन शक्तियाँ हैं भारत की। तो दिल्ली का बादशाह जो है से शाह आलम द्वितीय हो गया, जिसका असली नाम अली गौहर है। और दूसरा जो है वह शुजा-उद-दौला, सिराज-उद-दौला नहीं, शुजा-उद-दौला, ये अवध का नवाब है। और बंगाल का नवाब मीर कासिम। तीनों शक्ति समकालीन, तीनों प्रमुख शक्तियाँ मिलकर अंग्रेज से लड़ती है, फिर भी वो पराजित हो जाता है। तो इसी के बक्सर के युद्ध के बाद जो होता है, इलाहाबाद की संधि होती है। हो गया, इलाहाबाद की संधि के तहत ही ये जो कह रहा है कि सूबे का वैध स्वामी बन गया। तो इलाहाबाद की संधि 2 होता है, तो एक दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरा अवध के नवाब के साथ। तो ये सारा कुछ इससे रिलेटेड हम आपको यहाँ कर दिए। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा बनाने वाला, देखिए इसमें जो है, इसमें जितना जो ऑप्शन है ये आपका, इस पर हम ध्यान नहीं दिए हैं।
इसमें ऑप्शन कुछ नहीं है। गोवा बनाने वाला व्यक्ति पुर्तगाली उपनिवेश का जो था डी कुन्हा था। यहाँ पर कोई नहीं है आपका दिया हुआ, तो इसको थोड़ा इस पर मिसमाइंड हो गए। देखे नहीं, डी कुन्हा और 1530 में बनाया था। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। और गोवा पर जो अधिकार किया है 1510 में, वैसा क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन आपका गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ, तो 1961 नहीं, 19 दिसंबर 1961 को। यहाँ तक ठीक है। पुर्तगाली सबसे पहले आया, सबसे बाद में गए 1961 में। इसमें और भी कैसे, तो सैनिक कार्रवाई करके, सैनिक कार्रवाई द्वारा हो गया। यही कारण है कि 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी भी गोवा मुक्ति दिवस के रूप में। सारा कुछ इसे आपको कर दिए हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, 1510 में। ठीक है, 1500 बीजापुर के नवाब या शासक कहे हैं यूसुफ आदिल शाह से यह जीत लिया था। अब 1510 में कौन रहा होगा, 1500 में यही अलबू कर्क था, यही जीता था। एक ही साथ 2-3 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। शिवा और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था। हो गया, पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था। तो कुछ है नहीं, ऊपरे लिखा हुआ है जयसिंह और शिवाजी। जयसिंह किसका प्रतिनिधि था, औरंगजेब का, समझ रहे हैं ना, औरंगजेब का। औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई किया था। ठीक है, तो औरंगजेब की जो मृत्यु होती है वो मार्च 1707 में होती है। ठीक है, और इसको समझने के लिए आपको क्या क्या देना, ऐसे देख लीजिए, ऐसे कीजिए। शिवाजी संस्थापक है, शिवाजी के मृत्यु जो होती है 1680 में होती है। हो गया, तो 1680 से 89 तक इनका बड़ा पुत्र जो होता है संभाजी शासन करते हैं। इसको संगमेश्वर के युद्ध में हरा दिया जाता है। 1689 से लेके 1700 तक शासन जो करता है राजा राम, ये छोटा है, ये कभी भी गद्दी पर नहीं बैठता है। ठीक है, प्रतिनिधि के रूप में। और संभाजी का ही बेटा है साहू। ठीक है, तो संभाजी के संगमेश्वर के युद्ध में मुकर्रम खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना इसको पराजित कर देती है और कैद कर लेती है। मतलब संभाजी के पत्नी का नाम है येसुबाई। ठीक है, येसुबाई और उसका छोटा पुत्र 1 वर्ष के रहता, दोनों को कैद कर लेता है। तो इसके बाद गद्दी पर तो ये साहू के प्रतिनिधि के रूप में ही काम करता है, कभी गद्दी पर ये बैठता नहीं है। और जब ये तीसरा होता है तो 1700 से लेके आगे जो है राजा, इसका जो राजा राम का बेटा है वो शिवाजी द्वितीय है। ये मात्र 4 वर्ष का है, तो 4 वर्ष का शासन कैसे करेगा। तो ये राजा राम की पत्नी ही है ताराबाई, समझे, राजा राम की पत्नी है ताराबाई। तो औरंगजेब के मृत्यु के समय, तो औरंगजेब तो 1707 में मरता है, तो ये जो है से 1709 तक इसका शासन काल है। तो उस समय कौन रहेगा, ताराबाई। जो ताराबाई शिवाजी के द्वितीय पुत्र
की पत्नी है राजा राम की, और उसका बेटा जो है मात्र उस समय 4 वर्ष का रहता, शिवाजी द्वितीय के नाम से वो गद्दी पर बैठा देता है और पूरा जो है शासन प्रशासन अपने नियंत्रण में ले लेती है ताराबाई। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। तो कुछ है नहीं, कुछ दिन के बाद नीचे चला गया, उसके बाद के शासक का सतारा चला गया था रायगढ़, इसमें तो कुछ है नहीं आपका। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, तो पानीपत का पहला कितना हो? पानीपत मतलब हरियाणा, कहाँ है? हरियाणा में है। इस पर तो जब मेंस नहीं और डिटेल्स पढ़ते हैं तो ये पानीपत में ही 3 लड़ाई क्यों, तो ये तो आगे की बात है। पानीपत की लड़ाई हो गया। तो पहला आपका कब है? 1526, दूसरा है 1556 और तीसरा है 1761। 1761 है। तो ये क्या है? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी, ये है अकबर प्लस हेमू, ये जो है अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठा, सब कुछ एक ही साथ कर लिए हैं। और 1761 ही नहीं बल्कि 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ये जो है 21 अप्रैल 1526, कभी कभी डेट ले लेता है तो एक बार थोड़ी कंट्रोल होगा, पढ़ते रहिए। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ पर ये लिखा होना चाहिए पीएम, यानी प्रधानमंत्री, सबसे ऊंचा पोस्ट था। अभी भी जो है से राष्ट्रपति के बाद क्या होता है, तो राष्ट्रपति के रूप में शिवाजी को ले लीजिए, पेशवा जो होगा क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो यहाँ मुख्यमंत्री नहीं, ऑप्शन ही तो हम अपना क्वेश्चन तो इसमें कुछ किए नहीं है, तो प्रीवियस आया हुआ है, या तो क्वेश्चन सेट करने वाले ने गलती किया है, लेकिन या जो प्रेस वाले जो क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अपना जो डेवलप किया क्वेश्चन, जो बहुत सेट आप लोग को मिला है 10-10 क्वेश्चन का, उसमें तो ऐसा ऑप्शन सेट किए हैं जो एक साथ आपको 10 क्वेश्चन का 50-60 से ज़्यादा आंसर मिलता है। तो ऐसा ये तो ख़त्म होने के बाद वो तो चलता रहेगा, तत्कालिक प्रेशर है, सब कुछ को करना है, 10 दिन समय है, इसलिए इसमें ही शो कर रहे हैं। अष्टप्रधान मंत्री पर किसके शासन का? शिवाजी के हो गया। अष्टप्रधान मंत्री परिषद है, यही कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कृष्णदेव राय का रहेगा तो अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज, तो अष्टदिग्गज कौन है? तो 8 तेलुगु कवियों का ये 12 का समूह। समझ गए? तो ये कंफ्यूज नहीं। अष्टदिग्गज अष्टप्रधान में जो लोग, ऐसा सारे लोग थोड़ी, नए नए जो लोग होते हैं तो उनको बराबरे दिखता है। तो यहाँ है अष्टप्रधान, ये है आपका अष्टदिग्गज। तो अष्टप्रधान जो है से मंत्री, 8 मंत्रियों का समूह है। ये कृष्णदेव राय के काल में अष्टदिग्गज है जो 8 तेलुगु का, यही ऑप्शन ही रहता है, किताब में पढ़िए, कोई टेस्ट है छोटा बस सब में लिखा रहता है। तो ये आपको मेरा काम है बोल देना, ये कर दिए हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर किसका शासन था? शाह आलम नहीं, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम प्रथम भी है।
बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। अभी तो चर्चा किए थे हम लोग 22 अक्टूबर 1764 को। एक तरफ जो था अंग्रेज था, दूसरे तरफ जो ये शाह आलम द्वितीय दिल्ली का बादशाह यानी मुगल शासक, मुगल बादशाह, और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम, तीनों मिलकर तीनों शक्तियाँ लड़ती है, फिर भी पराजित हो जाता है। बक्सर का युद्ध इतना भारत के इतिहास के लिए निर्णायक होता है कि बक्सर युद्ध के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत पर शासन कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। तो भारत पर अब जो है भारतीय द्वारा कोई शासन नहीं कर सकता है। अब जो करे विदेशी में अंग्रेज करे, फ्रांसीसी करे, पुर्तगाली करे, डच करे, लेकिन भारत पर भारत। इसीलिए इतिहास में कहा गया है कि बक्सर के युद्ध के बाद यह इतना निर्णायक सिद्ध भारत के इतिहास के लिए, भारत के भविष्य के लिए हुआ कि भारत पर भारतीयों के शासन करने की क्षमता नहीं है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध जो हुआ 1757 में 23 जून को, वह सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ। तो उसमें उसका जो सेनापति था मीर जाफर अंग्रेज़ों से मिल गया और धोखा दे दिया। तो इसीलिए इतिहासकार जो है से प्लासी के युद्ध को युद्ध की संज्ञा नहीं देते हैं, एक झड़प कहते हैं, स्क्रिमिज। तो युद्ध का मतलब होता है आमने सामने लड़ना। तो वहाँ पर तो आपने कहा कि हमारा सेनापति ही विरोधियों से मिल गया जिस कारण पराजित हो गए, लेकिन यहाँ तो समकालीन भारत की तीनों मजबूत शक्तियाँ, दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध जो से संपन्न है वो शुजा-उद-दौला और मीर कासिम, वही मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब बनता है, और मीर जाफर का क्या है वो दामाद भी है। तो तीनों शक्तियाँ मिलकर लड़ता है, फिर भी पराजित हो जाता है। तो अब क्या बहाना बनाइएगा। तो इसीलिए इतिहास में कहा गया है कि बक्सर का युद्ध भारत के इतिहास या भारत के भविष्य के लिए इतना निर्णायक सिद्ध हो गया कि यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में अब भारतीयों के पास शासन करने की क्षमता नहीं है। अब जो करना होगा, तो जोन करना क्या हुआ, अंग्रेज सबसे शक्तिशाली हुआ, अंग्रेज क्यों सफल हुआ, इस पर तो एनालिसिस है। तो यहाँ पीटी में बोलने का चीज़ है नहीं। प्लासी का युद्ध कब हुआ देखिए, तो स्पष्ट यहाँ डेट लिखा हुआ। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में, अंग्रेज प्लस कौन, वहाँ शुजा-उद-दौला था, यह सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन है, बंगाल का नवाब है, बंगाल का नवाब है। अलीवर्दी खां का ये नाती है। गुरु गोविंद सिंह के बचपन का नाम था, तो क्या है, गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम या दसवें गुरु है। इसी के बाद गुरुशिप जो है से खत्म हो जाता है। 10वें गुरु है, कहाँ पर हुआ था, पटना में जन्म हुआ था, 1666 में हुआ था। क्या कहे तो बीपीएससी में क्या बिहार के मिलता ही है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ, मुंगेर, 1762 में, ठीक है। 1757 के बाद जो प्लासी के युद्ध में पड़ा था, मीर जाफर जो है से सिराजुद्दौला का सेनापति है, प्लासी के युद्ध में मिलके मतलब वो पराजित करवा देता है, चाहे हो जाता है, दिखाता है, और बंगाल की गद्दी पर मन नवाब वही बनता है 57 से 60 तक, 60 से 63 तक। फिर जो है जो उसके साथ जो सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर करते हैं, वही जो है मीर जाफर के साथ उसका दामाद या अगला नवाब मीर कासिम करता है। वो भी अंग्रेज से मिलके मीर जाफर को गद्दी पर से उतार देता है, बंगाल का नाम। लेकिन सबसे माने चतुर जो सिद्ध होता है उसमें मीर कासिम। और फिर जो है से मीर कासिम जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध वो संगठन बनाता है, तो फिर मीर जाफर को
बंगाल की गद्दी पर मीर कासिम को उतार के बैठा दिया जाता है। तो इसीलिए मीर जाफर को क्लाइव का क्रेवल माने क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। उस समय किसका काल रहा होगा? रॉबर्ट क्लाइव का, जो बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया था। उसका दो काल है, तो उसी काल में ही आता है। उसी काल में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में इलाहाबाद की संधि दो तो रॉबर्ट क्लाइव ही करते हैं। क्या क्या बोले, सारा चीज़ यहाँ का जो तुम बोल रहे हैं, आप इसको समझ के पढ़िएगा तो एक कहाँ है। अगर एक क्वेश्चन है तो आप 5-7 आंसर जानते हैं, तो एक साथ आपको 100 क्वेश्चन में 700 आंसर कहाँ से रहेगा? अंग्रेजों में सेना टीपू सुल्तान को मार दिया था, चौथा 1799। बस पहला हुआ, दूसरा हुआ, तो सब ऐसा क्वेश्चन है जो आगे और इसकी बात, इससे जुड़े बात करेंगे। हैं बंगाल में द्वैध शासन, रॉबर्ट क्लाइव ये जो है इसमें तो कुछ है नहीं। रॉबर्ट क्लाइव, द्वैध शासन का मतलब एक जैसे डुअल गवर्नमेंट का क्या है? कुछ चीज़ मेरे पास है, माने एक ही जगह 2 शासन है, तो एक को कहता है, एक वर्ड नहीं आ रहा है मुंह में, कि एक वर्ड नहीं आ रहा है। सो सैनिक व्यवस्था करना, सारा कुछ करना जो है सो बंगाल के नवाब पर डाल दिया गया, और रेवेन्यू कलेक्शन जो है सो अंग्रेजों के अधीन रख दिया गया। तो अगर मान लिया कि हमको प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई, और प्रशासन करने के लिए जो कर्मचारी है उसको वेतन देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, तो स्वाभाविक कि मेरे विरुद्ध में आप आंदोलन कर देगा। तो एक वर्ड माइंड पर नहीं आ रहा है, आता है तो बोल देते हैं, तो वही वर्ड है डुअल शासन के लिए, डुअल गवर्नमेंट के लिए तो लिखा ही हुआ है। डुअल गवर्नमेंट के लिए ही क्लाइव जाने जाते हैं। आगे चल के ये 1772 में वारेन हास्टिंग इसको अगला जो है बंगाल का गवर्नर, तत्काल कहें बंगाल का गवर्नर जो है वारेन हास्टिंग, इसको ख़त्म कर देते हैं। पहला काम यही, जैसे ही आता है तो ख़त्म कर देता है। तो वारेन हास्टिंग का 2 काल है, 72 से 74, 74 से मतलब 85 तक। अलीनगर की संबंधी किससे है? तो यही है, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच जो है, ये 7 फरवरी 1957 को हुआ था। अलीनगर की संधि ही टूट गया, जिस कारण इसका परिणाम हुआ अलीनगर की संधि का पालन न करना, मतलब परिणाम के रूप में, परिणाम स्वरूप जो होता है वो प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को है, वो पिछले क्वेश्चन में किया हुआ था। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय ये कौन था? ये 1801 में विलय कर लिया गया था, बाजिद अली शाह। ये अंतिम था, बाजिद अली शाह जो से अंतिम अवध का नवाब था। और कब? तो 1801 में। तो कुछ है नहीं। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में किसके किसके बीच? अंग्रेज प्लस टीपू सुल्तान के बीच हो गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो होती है वो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जिसको कहते हैं, क्या कहेंगे, बैटल के ये खत्म होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा ही। और चौथा में तो टीपू सुल्तान को मार ही दिया जाता है। और इसके द्वितीय जो होता है उसमें मंगलोर की संधि होती है। तो इसका जो टीपू सुल्तान के
फादर हैं वो हैदर अली। हैदर अली ब्रिटिश जनरल पोर्टो नोवो युद्ध, पोर्टो हैदर अली को, वही जो हैदर अली को कौन, सर आयरकूट, सर आयरकूट हराता है। द्वितीय ये द्वितीय एंग्लो मैसूर, मैसूर युद्ध में। और इसके बाद जो संधि होती है ये संभालता है। हैदर अली के मृत्यु के बाद उसका पुत्र उत्तराखंड टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में ही इसको पराजित करता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। ये है कौन, गांधी के राजनैतिक गुरु। इन्हीं के कहने पर भारत गांधी जी लौटे थे। पुस्तक हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसका, गांधी का, कुछ है नहीं। हिंद स्वराज तिलक का न था, गड़बड़ हो गया, नहीं ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के दौरान महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का, इंडियन ओपिनियन, इसका उद्देश्य था मतलब भारतीयों के संदर्भ में वहाँ के लोगों को मतलब समझाना और भारत के पक्ष में यहाँ के लोगों को अपना एक क्या समर्थन तैयार करना। हमारे साथ क्या अभी भी क्या हो रहा है, पत्रिका अभी का जो मीडिया है, अभी का पत्र पत्रिका है, उस पर तो क्या टीका टिप्पणी करना क्या रहेगा, आपसे लोग से छुपा नहीं है। लेकिन मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ क्या कहते हैं सोसाइटी या गवर्नमेंट कहा जाता है, सो जानते हैं। लेकिन क्या हो रहा है दैट इज अदर थिंग, डिफरेंट थिंग, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। तो मीडिया क्या है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन क्राउन एंड क्या कहे परसेप्ट जिसको बोलते हैं, या शासक और जनता के बीच की कड़ी है। क्या जनता की आपके शासन के प्रति कितना लोग खुश हैं, कितना मतलब नाखुश हैं, से सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना। जनता आपके नीति से, आपके शासन से कितना खुश है, नाराज है, या जनता की क्या कमियां हैं, क्या मतलब वो चाह रहा है, ये बातें सरकार तक पहुंचाना। इसीलिए मीडिया को इतना महत्व दिया गया है। लेकिन क्या होता है वो तो अलग चीज़ है, व्यवहारिक में क्या होता है उस पर तो बोलना क्या, आप लोग सब कुछ समझते हैं। लेकिन वास्तव में मीडिया का अहमियत यही है। ऐसे हम आप नहीं जा सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ विदेश दौरे पर नहीं, लेकिन मीडिया ही जो एक साथ जाता है। मीडिया नहीं होता तो आज हम तक जो बातें बैठे बैठे देश विदेश में आ जाती है। लेकिन मीडिया कितना न्यूट्रल है, कितना पक्षपाती है, वो तो कहना बड़ा मुश्किल है। और ये इससे हम लोग को तत्काल तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही है मीडिया का। आनंद मठ, आनंद मठ ये है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखते हैं। ये आनंद मठ जो है से एक नाटक है, ठीक है, सन्यासी विद्रोह पर ये मतलब आधारित है। ये 18वीं शताब्दी का है और इसी से वंदे मातरम, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, इसे तो रटने का चीज़ है। नील दर्पण, यही नील दर्पण जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो 1860 में, इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, अबुल कलाम आज़ाद। सबसे अधिक बार आईएनसी के अध्यक्ष ही रहे हैं, सबसे कम उम्र के ही अध्यक्ष रहे हैं। ये सब आप देखिएगा, जो कांग्रेस का सेशन पढ़िए, कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन, तो सबसे अधिक जो है से यही रहे हैं। प्रोबेबली आई थिंक 40 या 39 वर्ष की आयु में ही ये बन चुके हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। तो सबसे कम उम्र के अभी भारत के इतिहास में
कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुशोभित वाले यही है। भारत में प्रथम ये जेम्स ये 1780 है, प्रोबेबली ईस्वी है, अगस्त की, इसमें तो कुछ है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक, इसमें भी कुछ नहीं है, तो रटना है डेविड हियर पर्सन को। ऑप्शन जो है इससे आपके लिए आसान है। बरेली में 1857 नेतृत्व किए से खान बहादुर खां। रानी लक्ष्मीबाई ये जो है झांसी में है। तात्या टोपे जो है से लखनऊ में है। 1857 ये भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। और यही इसमें एक चीज जोड़ देते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, भारत का प्रथम वायसराय यही है, ठीक है। तो 1857 के क्रांति के बाद ही 1858 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम ही जो कल तक मतलब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब वो भारत का वायसराय कहा जाने लगा। इसका लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ है, वायसराय इंग्लिश वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। मतलब यह अब लॉर्ड कैनिंग जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के प्रतिनिधि न होकर वहाँ ब्रिटेन का शासक है उसका प्रतिनिधि है। इसका भी और क्या अर्थ होता है कि अब भारत में किसी प्रकार की अनड्यू एक्टिविटी होती है, मतलब ऐसा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ करती है तो उसके लिए अब जो है वहाँ का शासक जिम्मेदार होगा, ब्रिटिश इंडिया कंपनी नहीं। तो इसीलिए वो अंतिम अगर पूछेगा भारत का गवर्नर जनरल तो भी ये लॉर्ड कैनिंग होगा, समझे। और पूछेगा प्रथम वायसराय तो भी लॉर्ड कैनिंग होगा, समझ गए, तो भी लॉर्ड कैनिंग होगा। तो इसीलिए 1858 का अधिनियम आता है तो उसके तहत वही व्यक्ति अब गवर्नर जनरल ना कहा के वायसराय कहा जाने लगा। और उसमें होगा कौन, तो लॉर्ड कैनिंग। इसका दो काल है। 1857 असफलता के बाद बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय भी इसको कहा जाता है। ये चूंकि शेरो शायरी करते थे इसलिए जफर, तो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह प्रथम जो है ये है, इसका जो काल है 1837 से 57 तक है। यही जो है भाग लेते, असफलता के बाद इनको वहाँ निर्वासित कर दिया जाता है, माने डिपोर्टेड। पोर्ट ब्लेयर तो यही है, इलाहाबाद तो यही है। 1857 में प्रथम, तो यहाँ पर देखिए तो 1800 प्रथम विश्वविद्यालय, मतलब प्रथम तो कह रहा है तो कलकत्ता हो गया। 24 जनवरी 1857 को। तो इसी से क्वेश्चन होता है कि भारत में लंदन पर आधारित कितने विश्वविद्यालय खोले गए थे, तो 3। तो उस समय यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इससे होगा कि भारत में लंदन के तर्ज पर 1857 में कितने विश्वविद्यालय खोले गए थे, कितने दूसरा क्वेश्चन यही है, बहुत कॉमन है, खोले गए थे, खोले गए थे, हो गया। तो 3
हो गया। तो एक में कलकत्ता, दूसरे में मद्रास और तीसरे में मुंबई। तीनों एक क्रम है, सबसे ये सबसे बाद में, समझ गए। ये शायद 8 सितंबर को है, ये कुछ है, तो ये क्रम है। कलकत्ता इतना तो जरूरत नहीं है, तो यहाँ तो ऑप्शन एक ही हो, कलकत्ता। मद्रास तो है तो दूसरे नंबर पर है, अब मुंबई सबसे तीसरे नंबर। तो इसे जो यहाँ का जो क्वेश्चन है वो आपको 1857 किसके काल में, तो 1857 का ये जो काल है सो ही कैनिंग का काल है। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह जो होता है 1928 में होता है, वल्लभ भाई पटेल, समझ रहे हैं ना। इसी सत्याग्रह में सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने दिया था, यानी वहाँ की महिलाओं ने दिया था, हो गया। ये टैक्स बढ़ गया था, आगे बढ़ा दिया था, 22 तक हो गया था, लेकिन जब आंदोलन हुआ तो 6 पॉइंट समथिंग जो ये कर दिया गया था, तो सफल हुआ था, इसीलिए महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दे दिया था। बंकिम चंद्र, ये तो चर्चा एक बार और हो चुकी है। सन्यासी विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह से 18वीं शताब्दी का है, ठीक है। तो 1770 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, और सन्यासी क्यों विद्रोह कर दिए कि मंदिरों तक या धार्मिक स्थलों तक आने जाने पर रोक लगा दिया गया था। धार्मिक स्थलों पर आने जाने, अंग्रेजों द्वारा आने जाने पर रोक लगा दिया है, जिस कारण सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। उसकी चर्चा जो है सन्यासी विद्रोह का बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अपने उपन्यास आनंद मठ में करते हैं, 18वीं शताब्दी का है। ये बंगाल का है, ये भी है सन्यासी विद्रोह, बंगाल का है। सारा कुछ एक के साथ है आपके साथ। बंगाल में पागलपंथी करमशाह, ये भी बंगाली लिखा हुआ है। इसका करमशाह के इसका बेटा जो है वो टीपू आगे चल के नेतृत्व करता है। मालवार मोपला विद्रोह 1921, मालवार तट जो है ये है, ये केरल का जो हिस्सा है, केरल तट है, और ये कर्नाटक, ये हिस्सा है मालाबार। ज्योग्राफी पढ़े, चाहे ज्योग्राफी का तो सेट में से आया हुआ है। मालवार का तट ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक ये कोंकण तट है। कोंकण तट और मालाबार तट को सम्मिलित रूप से पश्चिमी घाट कहा जाता है। हो ये गया। मोपला यहाँ की ये मुस्लिम लोग है, तो यहाँ पर क्या है, कहाँ था, केरल, तभी तो बताइए दिए, 1921 में है। कुक्का आंदोलन पंजाब में, कुक्का आंदोलन जो है से ये है पंजाब का है। ये 1840 में आरंभ हुआ था, इसके नेता भगत जवाहर मल थे, जिसे लोग सैन साहब के नाम से पुकारते थे। और इसका जो अगला नेता होता है वो राम सिंह कुक्का होता है। तो 1840 में आरंभ किया गया था पंजाब में। और ये हुआ क्यों था, तो सिख धर्म में जो कुरीति आ गई थी उसको दूर करने के लिए इसके नेतृत्व में हुआ था, जिसे सैन साहब के नाम से भी लोग बुलाया करते थे। और उसी का नेता जो है ये प्रमुख आगे चल के नेता राम सिंह कुक्का ज़्यादा सफल हुआ, इस कारण इसका नाम ही रख दिया गया है कुक्का आंदोलन। वंदे मातरम
गीत अभी तो पढ़े हैं, वही वंदे मातरम गीत, जो ऐसे 1800 ये अभी जो मनाएगा 1825 से लेके अभी 150वां वर्ष जो मनाया गया है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम गीत जो है वो सन्यासी विद्रोह से लिया गया, 2026 का पूरा ही मनाया जा रहा है। तो करंट में भी हम किए हैं शायद, नहीं तो जो होगा उसमें करेंगे। यही वंदे मातरम है। वंदे मातरम किसके लिए? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। चिपको आंदोलन सुंदर लाल बहुगुणा 1973 में, ये उस समय तो था समकालीन यूपी था, उस समय यूपी था। अभी जो क्या हो गया है, उत्तराखंड है, हो गया उत्तराखंड है। यहाँ के महिलाओं ने, मतलब चिपको माने गले से लगाना, महिलाओं जो है से पेड़ की अंधाधुंध कटाई हो रही थी तो उससे चिपक गए थे, चिपक के जो पेड़ को नहीं काटना है, और उसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा किया था। इधर मेडिकल के भी परीक्षा में पूछा जाता था, चिपको आंदोलन का नेतृत्व कौन? तो 1973 में समकालीन यूपी, वर्तमान में उत्तराखंड है, हो गया। और इसका एक नारा था, जो पर्यावरणीय संसाधन ही मतलब मूल साधन है, मैंने पर्यावरण, तो पर्यावरण में जो जो भी चीज़ है उसको आप संसाधन के रूप में देखिए, उसको बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो सतत विकास नहीं होगा। तो इसका मूल मंत्र था, जिसका नेतृत्व ये करते हैं, और कहाँ होता है, कब होता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय, 1774 में इनका जन्म होता है। हुगली जो जिला है अभी वेस्ट बंगाल में है, हो गया। सती प्रथा के लिए उन्मूलन में ही जानते हैं। आत्मीय सभा का ये करते हैं। राजा की उपाधि इनको, राजा की उपाधि मुगल, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय देते हैं। ये मुगल दरबार के खर्च पर ही लंदन गए थे, वगैरह वगैरह, कितना एक साथ क्या क्या है। स्वामी विवेकानंद विश्वधर्म सम्मेलन शिकागो, शिकागो मतलब यूएसए। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, ठीक है। ये क्या बोले? फूले मीन्स माली जाति से थे, माली जाति के थे। ये जो बार बार आता है, गुलामगिरी किताब लिखे हैं, शिवाजी का जवानी लिखे हैं, कई किताब लिखे। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इसमें तो कुछ है नहीं। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815, हो गया। और भी है, यहीं पर इसको रोकते हैं। इसके बाद इसी कड़ी में और आपको 50-60 क्वेश्चन जो मिलेगा वो आजकल में मिल जाएगा। और देखते हैं मॉडर्निस्टी का कितना सेट बनता है। इसके बाद में एंशिएंट का करा देंगे, मिडाइवल का तो उसमें इतना क्वेश्चन तो रहता नहीं है, फिर भी 1-2 सेट चाहे जितना होगा देख लेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर थोड़ा कुछ हमको बोलने की ज़रूरत होगी, जहाँ कुछ बोलना ही नहीं उसमें हम क्या करेंगे, आपको भी उबन होने लगेगा। इसमें तो अपना कुछ हम कर नहीं, जो पीछे का आया हुआ क्वेश्चन सब है, ऑलमोस्ट दरोगा का है, चाहे बिहार से जो परीक्षा जो सब हुए हैं उसमें से ये किया जा रहा है। तो ये तो दरोगा का जो परीक्षा है 18-21 तक, इसके बाद में इतिहास है, पॉलिटी कर देंगे, साइंस में ज़्यादा बायोलॉजी क्वेश्चन रहता है, या जो है
वो कर देंगे। बिहार से भी 1-2 आपको सेट मिल जाएगा, वो बना हुआ है। तो ये ख़त्म होगा, इसके बाद ये तो चलते रहेगा, 10 प्रश्नों का संग्रह, फिर करेंट जो चलता है, और जो हमारा रेगुलर क्लास चलता है सो चल रहा है। आप लोग एक मैप का बैच हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी में 3 बजे से। वो अभी कुछ बच्चे उसमें जुड़े हैं और थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा ठंडा उंडा करे, तो उसमें आप लोग जुट जाइए। मैप बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है, उसका फ़ी हम बहुत कम रखे हैं, मात्र 199, यानी 199। उसमें लगभग 2.5-3 महीना आपको पढ़ाएंगे। उसमें विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, और जहाँ तहाँ होगा बिहार का भी भूगोल उसमें पढ़ा देंगे। और फिर केवल अगर ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी 2.5-3 महीनों का है। वो के 1-1 घंटा, 1 घंटा से ज़्यादा कम नहीं क्लास चलेगा, वही 2.5-3 से, उसका भी 199 रखे, केवल आप लोग को जोड़ने के लिए। ये हमको देखिए, परखिए, और 199 या 200 रुपया तो लोग रोज़ खर्चा करते हैं। उसमें 3 महीना आपको पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ आपको प्रिंटेड जो है से PDF मिलेगा, और क्लास का PDF तो आपको पहुंचते रहेगा। कुछ दिन के बाद सब जो क्लास जो चलता है वो लाइव चलता है। इसमें अभी हम ज्योग्राफी पढ़ा भी रहे हैं, 2 क्लास 3 क्लास निकल गया है। उसमें आप लोग जो लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों को, आप ही लोग माध्यम है, अपना काम तो डेली कर रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले